एहसास कई किस्म के होते हैं, चाहे दर्द के, मोहब्बत के, खौफ के या किसी अनदेखी रूहानी ताकत के। ये एहसास तो वही शख्स ही महसूस कर सकता है जिसके साथ कुछ घटा हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी पेश कर रही हूँ जो एहसासों का एक अलग ही रंग दिखाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ सालों पुरानी बात है। जेएनयू दिल्ली के 3 ज़हीन स्टूडेंट्स, 2 लड़कियां और एक लड़का, नाम विशाल, नेहा और सुम्बुल। तीनों ही पढ़ाई में बेहद होशियार थे। हर नई चीज़ की जिज्ञासा रहती थी उनको। नई नई खोज, नई नई जानकारियां हासिल करना उनका पसंदीदा शौक था। घंटों रात रात भर पढ़ना, इंटरनेट पर खोज करते रहना, यही उनकी जिंदगी में चलता रहता था। नेहा और विशाल दिल्ली के रहने वाले थे और सुम्बुल लखनऊ की। पढ़ाई के चलते उसका सिलेक्शन जेएनयू में हो गया था। बचपन से ही वह बहुत होनहार स्टूडेंट रही थी और अब वो दिल्ली में हॉस्टल में अपनी रूममेट के साथ रहती थी। नेहा, विशाल और सुम्बुल तीनों ही ग्रुप में रहकर रिसर्च कर रहे थे। उनका विषय था कि पुरानी भूली बिसरी इमारतों की खोज करके उन पर रिसर्च करना, और अब उन्हें अपने प्रोजेक्ट पर डटकर काम करना था। दिल्ली की कई इमारतों की खोज तो उन्होंने कर ली थी, पर अभी भी उनकी खोज जारी थी और वो चाहते थे उन्हें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां हासिल हो जाएं, उतना ही उनका फ़ायदा होगा। उन्हें पता था कि महरौली का इलाका कभी एक अच्छा खासा शहर हुआ करता था और वहाँ अभी भी कई टूटे फूटे खंडहर और इमारतें मौजूद हैं जो बहुत कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही एक दिन तीनों डिसाइड करते हैं कि फ्राइडे को कुतुब मीनार के आसपास चलते हैं। सुना है वहाँ कोई जमाली कमाली की पुरानी मस्जिद मौजूद है। तो फ्राइडे के दिन तीनों तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं और काफ़ी ढूंढते ढांढते वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और काफ़ी अजीब था। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो उनकी दाहिनी तरफ एक कब्रिस्तान था और बाईं तरफ वही खूबसूरत पुरानी मस्जिद थी। और वाकई ये एक पुरानी विरासत का अद्भुत नमूना था। वहाँ काफ़ी देर बिताने के बाद शाम होने तक तीनों वापस लौट पड़ते हैं। आज उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली थी जो उनके बहुत काम आने वाली थी। उन्हें एक बार ये भी लगता है कि कुछ और जानने के लिए उन्हें और आना पड़ेगा। खैर, तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन से अपनी रिसर्च में जुट जाते हैं। वैसे तीनों आपस में फ़ोन पर कांटेक्ट में थे। 2-3 दिन बाद विशाल और नेहा सुम्बुल को फ़ोन करते हैं और जमाली कमाली मस्जिद के जाने के लिए कहते हैं। तो वो बताती है कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन लोगों से अभी वो जल्दी नहीं मिल पाएगी। अगले हफ्ते उन्हें फिर महरौली जाना था। सुम्बुल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए आज वो विशाल और नेहा के साथ नहीं आ सकी। इधर विशाल और नेहा कई जानकारियाँ और हासिल करते हैं। तो इस तरह 2-3 दिन जाने से उनके पास बहुत सी जानकारी इकट्ठी हो गई थी।
उनमें से कुछ जानकारियां तो काफ़ी हैरत अंगेज और चौंकाने वाली थी और इसके बारे में वो बार बार सोच रहे थे कि ये सब क्या है। तो दोस्तों, आइए जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की महरौली का वो इलाका जो अब से कई सौ सालों से आबाद एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, वहाँ सल्तनत काल से भी पहले से रंगीनियाँ बरकरार थीं। अब वही बसा हुआ शहर वक्त की बेरुखी का शिकार हो चुका है। अब तो बस गुजरे ज़माने की चंद बची हुई इमारतों को सहेजने की कोशिश जारी है। मशहूर कुतुब मीनार से महज 500 मीटर की दूरी पर बॉटेनिकल पार्क के नज़दीक एक तरफ एक मस्जिद और मकबरा मौजूद है, जिसे लोग जमाली कमाली नाम से जानते हैं। वैसे बहुत से लोगों को इसकी कम जानकारी है। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण प्रथम मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद यानी 1528 में करवाया था। ये खूबसूरत मस्जिद लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से मिलकर बनी है। मस्जिद में कुरान की आयतें, बेल बूटे, नक्काशी और झरोखे एक शाही शान को दर्शाते हैं। इसी मस्जिद के आंगन में एक चौकोर मकबरा है। इस मकबरे के अंदर जमाली और कमाली की 2 कब्रें मौजूद हैं। अब ये जमाली और कमाली कौन थे? तो जमाली लोदी वंश के सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत पर काबिज थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इनसे लेकर मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं तक सभी बादशाहों के दरबारी कवि रहे थे। जमाली का पूरा नाम शेख फैजुल्लाह था। ये सूफी संत थे और जमाली कमाली मस्जिद में इबादत और दुआ करते रहते थे। और कमाली कौन थे? तो यहाँ की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी बात यह है कि इतिहास के तारीख के पन्नों में कमाली का कहीं भी जिक्र नहीं है। कहते हैं जमाली और कमाली का रिश्ता शायद पीर और मुरीद यानी गुरु और शिष्य का था, या गहरे दोस्तों का, या फिर शायद मियाँ बीवी का गहरा रिश्ता था। इस रहस्यमय रिश्ते को कहीं भी दिखाया नहीं गया है। तो जमाली कमाली के अहाते में ही दोनों की कब्रें मौजूद हैं। इन कब्रों को हुमायूं के शासनकाल में 1536 ईस्वी में जमाली कमाली की मृत्यु होने के बाद बनवाया गया था। इस कब्र की दीवारों पर जमाली की शेरो शायरी उकेरी गई है। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत नक्काशी व बेल बूटे जो छत पे नज़र आते हैं, बहुत ही उम्दा किस्म की कारीगरी को दिखाते हैं। इस मकबरे में दोनों कब्रें एक साथ होने की वजह से इसे जमाली कमाली की दरगाह भी कहते हैं। इसी अहाते में एक छोटी सी कब्रगाह भी है, जहाँ पे छोटी छोटी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। वक्त के थपेड़ों के साथ ही ये इमारतें वीरान होती चली गईं और लोगों का धीरे धीरे यहाँ आना कम होता चला गया। कुछ शरारती लोगों द्वारा इसे नुकसान पहुंचाए जाने की वजह से ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल विभाग की निगरानी में आ गई और मकबरे में ताला लगा दिया गया। कहते हैं मौलाना कमाली एक इबादत गुजार व्यक्ति थे और ये
इबादत के बहुत पाबंद थे। आज भी उनकी कब्र से इबादत और तिलावत की आवाज़ें आती रहती हैं। वैसे ये भी कहा जाता है यहाँ जिन्न जिन्नातों और रूहों का बसेरा है। अक्सर यहाँ जिन्नों की महफिल सजती है। कई लोगों ने यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनी हैं। कहते हैं यहाँ पर लगे पेड़ों की सरसराहट भी काफ़ी डरावनी होती है। वैसे कई लोगों को एहसास हुआ है कि यहाँ कोई अदृश्य परछाइयाँ भी घूमती रहती हैं। ऐसे लगता है कि कोई आपके आसपास है पर वो दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों का अनुभव तो और भी डराने वाला है। कभी कभी ये जिन्न लोगों को थप्पड़ भी मारते हैं और कभी कभी थूकने की आवाज भी आती है। कुछ लोगों को तो कभी कभार इत्र, लोबान और अगरबत्ती की खुशबू का भी एहसास हुआ है। इन सब रहस्यमयी कारणों से ये जगह भुतहा मस्जिद के रूप में मशहूर हो गई है और कई लोग वहां जाने से कतराने लगे हैं। पर इन रहस्यों के कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महसूस और एहसास करने वाली कारगुजारियां हैं। वैसे जुबानी गवाहियां भी एक अहम रोल अदा करती हैं। शायद उन्हें झुठलाया भी नहीं जा सकता। कौन जाने 500 साल से वो रूहें आज भी यहाँ भटक रही हों। इधर कुछ दिन बीतने के बाद नेहा और विशाल सुंबुल के हॉस्टल पहुंचते हैं। वहाँ उसकी रूममेट बताती है कि सुंबुल के घर से फ़ोन आया था तो वो 2 दिन पहले ही लखनऊ चली गई। दोनों को बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना इम्पोर्टेंट काम होने के बावजूद वो लखनऊ कैसे जा सकती है। खैर वो लोग सोचते रह जाते हैं और वापस आकर अपने प्रोजेक्ट में जुट जाते हैं। एक दिन नेहा के पास सुंबुल का फ़ोन आता है कि अम्मी का फ़ोन आया था और यहाँ ज़रूरी काम है और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अचानक आना पड़ा। नेक्स्ट वीक तक मैं आ जाऊंगी। इसी बीच विशाल और नेहा अपनी रिसर्च में लग जाते हैं और 2 बार महरौली भी जाते हैं। अब उनका जमाली कमाली का टॉपिक फाइनल स्टेज पर था। बस एक बार उन्हें वहां और जाना था। अगले हफ्ते सुंबुल वापस दिल्ली आ जाती है। विशाल और नेहा उससे मिलने जाते हैं। उन्होंने देखा कि सुंबुल काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। विशाल ने पूछा क्या हो गया था, तो उसने जो बताया वो काफी अजीब सा था। सुंबुल ने बताया कि जमाली कमाली मस्जिद देखने के बाद वो लोग वापस अपने घर आ गए थे। सुंबुल जब हॉस्टल वापस आती है तो उसका सर भारी हो रहा था और आंखें भी जल रही थीं। उसकी रूममेट भी कमरे में नहीं थी। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। शाम से ही उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई और उससे हल्की नींद आने लगी। नींद में ही उसे किसी तेज इत्र की खुशबू का एहसास हुआ, जिससे उसकी आंख खुल गई। खुशबू अभी भी आ रही थी। इधर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने टैबलेट ली और फिर लेट गई। कुछ देर बाद अचानक ही उसे लगा कि जैसे कमरे में उसके पास कोई खड़ा है। उसने चौंक कर देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया।
थोड़ी देर बीतने पर लगा कि जैसे कमरे में कोई चहलकदमी कर रहा है, क्योंकि किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। अब सुंबुल बड़े ध्यान से चारों तरफ देखती है और उठ के बैठ जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो फिर दोबारा लेट जाती है। ऐसे ही सोचते सोचते उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है और नींद में ही उसने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। उसने पता नहीं क्या क्या देखा और एक सफेद लिबास पहने हुए किसी परछाई को देखा जो उसके पलंग के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और उसके पैरों के पास कभी कभी खड़ी हो जाके उसे घूरने लगती थी। इसी तरह पूरी रात बीत गई। सुबह उठते ही उसका सिर भारी था और सारे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी रही। फिर दोपहर में लखनऊ से उसकी अम्मी का फ़ोन आता है कि टिकट बुक करके लखनऊ आ जाओ, क्योंकि अब्बू की तबीयत ख़राब है और वो तुम्हें याद कर रहे हैं। तो सुंबुल ने शाम की गाड़ी का टिकट बुक करा लिया और वो लखनऊ चली गई। वैसे भी वो काफ़ी दिनों से घर गई नहीं थी, तो सोचा थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और सबसे मिलना भी हो जाएगा। लखनऊ पहुंचते ही घर वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी महीनों बाद घर आई थी। अब्बू की तबीयत भी 2 दिन बाद बेहतर हो जाती है। सुंबुल ने अम्मी को बताया कि किस तरह हॉस्टल के कमरे में वो बेचैन रही और उसने पूरी बात भी बताई। अगले दिन अम्मी उसे जिद करके किसी दरगाह पर मौलवी के पास ले गई। मौलवी ने देखा और बताया कि बच्ची पर जिन्न का साया है, पर चूंकि उस हद से अब वो दूर आ चुकी है, इसलिए असर इतना ज्यादा नहीं है। मैं एक ताबीज देता हूँ, बच्ची जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब वो घर आ जाती है, हालांकि सुंबुल इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, पर माँ के ख्याल और फिक्र ने उसे मजबूर कर दिया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। 1-2 दिन और रहकर वो वापस दिल्ली आ जाती है। अब विशाल और नेहा उसे बताते हैं कि काफी हद तक उनका काम पूरा हो गया है। उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया और कई इतिहास के जानकारों से भी मिले। इसके साथ ही उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें भी सुंबुल को बताईं और ये भी बताया कि उनका एक दिन रात में जाने का प्रोग्राम है। उनके साथ एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भी साथ जा रही है। उस पैरानॉर्मल सोसाइटी में 3 लोग हैं जो उनके साथ जाएंगे। परसों हम लोग जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां सचमुच में किसी का बसेरा है या ये सब केवल अफवाह है। सुंबुल ने ये सब सुना तो उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। हालांकि उन्हें जिन्न, जिन्नात, आत्मा, इन सब बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और उसे लग रहा था कि उसकी रिसर्च वाकई दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाली है। अचानक ही सुंबुल ने कहा कि परसों वो भी जमाली कमाली जाएगी और आज शाम को 6 बजे ही नेहा, विशाल और सुंबुल पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के साथ जमाली कमाली की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ नया जानने की चाह में। तो दोस्तों, अब कहानी ख़त्म करती हूँ। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा।
और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स लिखना ना भूलिए। अब अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।